Hello everyone, Jai Hind. Welcome to GAPS SSB. I am Vikas Kumar and in this video I am going to talk about two very important things. First thing is कि भैया आपके CDS में 90 डेज यानी कि आपके पास मुश्किल से अभी करीब 85 to 90 डेज रहते हैं बिफोर योर एग्जाम. तो आप कौन सी सब्जेक्ट्स पे कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम. दूसरी चीज भाई मैं बात करूंगा, मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज कि सर हम जीएस की कौन सी सब्जेक्ट कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें. तो भैया पढ़ने की बात भी हम करेंगे इसमें, बोथ चाहे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या आप गैप्स एसएसबी के साथ मिलकर के प्रिपरेशन करना चाहते हो, और दोनों चीजों की मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं. तो चलिए जरा समझते हैं यार सीडीएस का फंडा. और उससे पहले मैं खुद बता देता हूं अपने बारे में. भाई आई हैव क्लियर्ड माय सीडीएस 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स एंड सीएपीएफ 1 टाइम एंड एनडीए 2 आउट ऑफ 2 टाइम्स, बट आई वाज नॉट एबल टू गो थ्रू द एसएसबी. तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीज स्ट्रेटेजाइज करके हर बार सीडीएस का पेपर क्लियर किया. क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, कैसे कैसे मैंने सारी चीजों को फॉलो किया, कौन सी सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया, उन सब चीजों की बात करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीडीएस आई स्टार्टेड मेंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सीडीएस. तो वहां से मेंटरशिप देने के बाद उन स्टूडेंट्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. तो मेरे को एक बहुत फेयर आइडिया है कि भैया आपके पेपर में एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए. तो चलिए अभी हमारे पास भाई 90 डेज बचते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से इन चीजों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है. तो आइए जरा सबसे पहली चीज भाई समझेंगे हम कि अभी आपका 12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है भाई. 85 डेज हम मोटा मोटी मान करके चलते हैं आपके बचे हैं, जिसमें से लास्ट के 15 डेज आप अपने रिवीजन में दोगे तो करीब आपके पास 70 डेज आपके पास बचते हैं. और उसमें भी जिन बच्चों का बीच में एफ कैट का पेपर है भाई, वो एक डेढ़ हफ्ते स्ट्रिक्टली एफ कैट को देंगे, तो वो सीडीएस को थोड़ा सा अलग करेंगे. ठीक है, अब मैथ्स हो गया है ना, जीएस हो गई थोड़ी सी, तो वो सीडीएस में ऑब्वियसली काम आने वाली है, बट डेडिकेटेडली दे विल बी लुकिंग फॉर एफकेट. तो 8 से 10 दिन भैया वो उस चीज को भी देने वाले हैं. तो दोनों तरीके से मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, ये चीज हमको समझनी है. और इन बचे हुए 85 डेज में कैसे आप भैया अपनी यूनिफॉर्म के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हो, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द रिटन. ठीक है, इसके साथ जैसे मैंने बताया कि माई लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट रिकमेंडेड, सो इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही गॉट AIR 1 इन एफकेट. तो कैसे इन लोगों ने प्रिपरेशन करी, कैसे मैंने अपना सीडीएस का पेपर भाई कई बार क्लियर किया, और कैसे आपको सारी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप सीडीएस निकाल सकते हो, इन सब चीजों की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं. तो चलिए जरा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए कि भैया हम एग्जाम की डिमांड को समझें. अब एग्जाम की डिमांड हमसे क्या कहती है, वो बिना समझे आप कभी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते. आप लाख चाहे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, किन्हीं दो सब्जेक्टों पे ध्यान दो, बट अंटिल और अनलेस कि वो आपको ज्यादा स्कोर नहीं दे रही है, तो यू आर नॉट इन द गेम भाई, सिंपल सी बात है. तो आपको कौन से रिसोर्सेस प्रेफर करने हैं, कौन से रिसोर्सेस ऐसे हैं भाई जहां आपको मिनिमम टाइम देकर के आपको मिनिमम टाइम आप दोगे और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, उन सब चीजों की हम इसमें बात करेंगे. अब उसके लिए सबसे सिंपल सा फंडा है कि भैया मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने हैं. अब ये काम मैंने आपके लिए भाई कर रखा है बहुत अच्छे से कि कौन सी सब्जेक्ट में कैसे चीजें पूछी जाती हैं. देखो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ओन सीडीएस, तो उस टाइम पे पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे. पॉलिटी और साइंस यूज्ड टू बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बट आपको थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी में चेंज करना है अभी रिसेंट पैटर्न के हिसाब से. अगर आप देखोगे कि भाई आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस 11 नियर अबाउट 14, ठीक है, पिछली बार थोड़े ज्यादा पूछ लिए, किसी बार बिल्कुल ही भाई कम पूछ रहा है, 6 क्वेश्चन ही पूछ रहा है पॉलिटी के. हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हैं, ज्योग्राफी का आप देख सकते हो ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो कभी जीवन में छेड़छाड़ नहीं होती, 30 क्वेश्चन ही आते हैं, और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर. तो इन सब चीजों की बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएस. और जीएस इतना बड़ा डर लगता है बच्चों को कि कैसे करें, कहां से करें, प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला नहीं है. बिकॉज इफ वी विल स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर्ली द थिंग्स, इफ वी आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स प्रॉपर्ली, तो भैया बहुत एग्जैक्टली आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है. तो बिल्कुल एक स्माइल के साथ भैया मस्त वीडियो देखो, और आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से मैं रिलेट करके समझाने वाला हूं. तो आपको सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करनी है. अभी आपके पास हाफ ऑफ जैन बचा है और हाफ ऑफ फेब. सो मिड जैन से मिड फेब तक आपको 2 सब्जेक्ट्स पिक करनी है. जीएस में हमेशा एक फंडा याद रखना, पिक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. मेरा फंडा क्या रहता था भाई, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, और जब तक मैं उन्हें फिनिश नहीं कर देता था, मैं अगली 2 सब्जेक्ट मैंने नहीं पकड़ी थी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटजी कि पिक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, फिनिश देम, एंड आफ्टर दैट 2 सब्जेक्ट्स आपको फिर से पकड़नी है, और उसी के साथ साथ आपको कैसे इंग्लिश करनी है, करंट अफेयर्स करने, वो मैं बताता हूं. तो सबसे पहले हमें एक चीज समझ में आ गई है हमारी आंखों के सामने कि हमें ज्योग्राफी से मिलने वाले हैं सर 18 से 20 क्वेश्चन, हमें सर साइंस से मिलने वाले हैं
30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। तो अगर मैं 30 और 20 मिला दूं, 50 क्वेश्चंस भाई मेरे 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 इन्हीं दो सब्जेक्ट्स हैं। सो इट शुड बी माय ड्यूटी कि मैं सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करूं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको भैया 2 घंटे डेली अभी से ज्योग्राफी को देने हैं, 2 घंटे साइंस को देने हैं, 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं साथ के साथ, बिकॉज इंग्लिश में स्कोरिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। योर टारगेट अकॉर्डिंग टू मी शुड बी, टारगेट क्या होना चाहिए भाई, 75 प्लस इन इंग्लिश, एंड सेकेंड थिंग भैया 45 प्लस इन जीएस। अब 75 और 45 अगर मैं आपके मिला दूं, अगर हम 75 45 मिला दें तो नियर अबाउट 120 आते हैं, और किसी में दम नहीं है कि कट ऑफ आपकी इससे ज्यादा चली जाए। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, कि 81 भी गई है पिछले कुछ टाइम में और 101 भी जाती है। दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम। इफ द एग्जाम इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीवन। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि 45 और 75 क्वेश्चन करने हैं। अब क्या है, किसी की जीएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा अच्छे से उसने पढ़ रखी है, वो 50 नंबर भी ला सकता है, 55 नंबर भी ला सकता है। अब किसी की इंग्लिश है तो भाई उसके 70 ही आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि उसका पेपर नहीं निकल रहा है। दैट सिंपल सी बात है, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इंग्लिश आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जीएस कितनी पढ़नी है। बट ज्योग्राफी और साइंस आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करनी है। दिन में भैया करीब करीब 7 घंटे के आसपास, 6 से 7 घंटे आपको डेडिकेटेडली देने हैं सिर्फ स्टडी को, अलॉन्ग विद योर अदर एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर अदर एक्टिविटीज। इन 6-7 घंटे में 2 घंटे आप ज्योग्राफी को दे रहे हो, 2 साइंस को, 2 इंग्लिश को दे रहे हो, और 1 आवर में बचा हुआ आप रिवीजन कर रहे हो और मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हो। नेवर गो फॉर डेली करंट अफेयर्स। आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं भाई, बाकी स्टैटिक करने हैं। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो गैप्स एसएसपी का भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर मैं सारा स्टैटिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दिसंबर नवंबर तो स्टैटिक करते रहो। उसके बाद भैया यहाँ दिसंबर और नवंबर के करंट अफेयर आपको सबसे पहले कवर करने हैं, और मंथली करंट अफेयर कवर करने के पीछे जाना। तो 2 घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ी, 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ी, और भैया नियर अबाउट हाफ एंड आवर करीब आप करंट अफेयर्स को 1 घंटा दे रहे हो। तो 6 to 7 आवर्स अलॉन्ग विद योर रिवीजन शुड बी योर स्टडी टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मिनिमम जितना आपको देना है। अब पढ़ना क्या है भाई, सर ये तो हमें दुनिया बता देती है, ये तो हमें दुनिया बता देती है कि हमें सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कैसे करनी है। आप हमें कुछ अलग बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे भाई। सबसे पहले मैंने आपकी प्रायोरिटी 1 सेट कर दी जीएस के अंदर। सबसे पहले मैंने बच्चा आपकी प्रायोरिटी 1 सेट कर दी, क्या, ज्योग्राफी प्लस साइंस। साइंस को कभी जीवन में छोड़कर मत चले जाना, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर साइंस इज गोइंग टू बी योर सेवियर। और साइंस में 30 में से 23 से 24 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से प्रिंटेड दिखेंगे आपको, 9th एंड 10th एनसीईआरटी सीधे। तो आप सीधे उनको अच्छे से एनसीईआरटी करना शुरू कर दो। आपकी प्रायोरिटी 2 पे मैंने 2 सब्जेक्ट्स आपकी रख दिए भाई। प्रायोरिटी 2 पे मैंने आपकी सब्जेक्ट्स 2 रख दी हैं, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमिक्स। तो पहले आप 2 सब्जेक्ट्स पिक करोगे प्रायोरिटी 1 वाली, उन्हें फिनिश करोगे। आफ्टर दैट मिड फेब के बाद आप 25 के आसपास इन दोनों सब्जेक्ट्स पे मूव करोगे। इनके साथ प्रायोरिटी 1 के साथ मैंने तुम्हारे ऐड कर दिए भाई करंट अफेयर प्लस इंग्लिश। जो आप डेली डेली नहीं, करंट अफेयर तो ऐसे अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो 1-2 महीने का आप करंट अफेयर्स धीरे धीरे आधे घंटे मंथली पीडीएफ से करना शुरू कर दो। इसमें भी आप करंट अफेयर करते रहोगे, अपने साथ साथ इंग्लिश करते रहोगे भाई। उसके बाद आ जाओ भाई प्रायोरिटी नंबर 3। प्रायोरिटी 3 उस पर रखते हैं जी हम हिस्ट्री को, बिकॉज हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड दिखेंगे। अगर मैं पिछला पेपर छोड़ दूं जिसमें बहुत ज्यादा आपको क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं और डुएबल क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं होते जितने आप ज्योग्राफी पढ़ के, साइंस पढ़ के, पॉलिटी पढ़ के, इकोनॉमिक्स पढ़ के करने वाले हो। तो ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। व्हाट शुड बी प्रायोरिटी की, ज्योग्राफी साइंस खत्म होगी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स खत्म होगी, उसके बाद मैं जाऊंगा हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री के पास अगर बहुत कम टाइम मिलता है तो सिर्फ आप थीम्स पढ़ के जाना, थीम्स की एनसीईआरटी पार्ट 1, 2 एंड 3 बस। अब जो रिपीटर है, जिन्होंने पहले इतना पढ़ रखा है, जिनका पेपर इजीली निकल जाता है, जो एसएसपी से फाइट कर रहे हैं भैया, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो। और या जो फ्रेशर है जिसने टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, अब से भी आप लगते हो और आप अच्छे से पढ़ते हो और आपकी ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, तो फिर आप भैया स्पेक्ट्रम पे जाना, वरना बिल्कुल मत जाना। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी मैंने आपकी पहली प्रायोरिटी रखी है भाई। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज योर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसमें आप समझोगे हॉरिजॉन्टल एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपका
लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हाउ लॉन्गिट्यूड इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टाइम, और हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी है, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में कौन कौन मारती है, टॉरिड जोन क्या है, ट्रॉपिकल जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन क्या है, पोलर जोन क्या है, फ्रिजिड जोन क्या है, ये सब इस सब की बात करोगे। इंपोर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर किन कंट्री से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्री से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन कंट्री से पास होती है। ब्राजील इज द ओनली कंट्री फ्रॉम विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। आगे बढ़ जाओगे भाई, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ज्योग्राफी। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आगे की ज्योग्राफी समझ में नहीं आनी है, तो इसमें रोटेशन पढ़ोगे, रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, देखोगे हाउ डेज एंड नाइट्स आर बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड हाउ सीजंस आर बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसमें समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, और आप मार्च इक्विनॉक्स एंड सितंबर इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ोगे। उसी में आपको समझ आ जाएगा अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर आते हो आप भैया क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, प्रेशर बजट, एयर मासेस, क्लाउड्स एंड रेनफॉल, केपन वर्ल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज। ये आपकी 7 चैप्टर्स जो है वो बनते हैं आपके क्लाइमेटोलॉजी के। एंड क्लाइमेटोलॉजी ट्रस्ट मी हैज अ वेरी लार्ज वेटेज भैया। क्लाइमेटोलॉजी में एक क्वेश्चन आपको एटमॉस्फेयर से देखने को मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन सी होती हैं उन सब पे। इसके अलावा मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा। अभी सारी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी है तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ जिससे तुम कलेक्ट कर पाओ। तो क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रेशर बेल्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोरलिस फोर्स क्या है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के रेनफॉल होते हैं, केपन क्लाइमेट क्या है, वर्ल्ड क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स कहाँ रह रही है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाती है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। बच्चा जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो फॉर्म्स अ very important part of your geomorphology, also forms a very important part for your physical geography। अब जियोमॉर्फोलॉजी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछना शुरू कहां से करता है, सबसे पहले एक बच्चों वाला चैप्टर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या भी है, ठीक है, सोलर सिस्टम में सबसे पहले आपको देखना है मरकरी, वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर नेपट्टून है, फिर यूरेनस है। 4 पैटर्न को हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, 4 को बोल देते हैं जोवियन प्लैनेट्स। आपके मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, वो सर हमारी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड्स क्या है सर, रॉक डेब्रिस है। जब फॉर्मेशन हो रहा था यूनिवर्स का, जो रॉक डेब्रिस जो सन के चारों तरफ घूमता रहता है। मीटियोर्स क्या है, ये सारी चीज आपको इसमें पता लग जाएंगी। देन कम्स टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट मेंटल कोर किसके बने हैं, क्या चीजें हैं, सब पढ़ना है आपको। मिनरल एंड रॉक में सिर्फ ये पढ़ना है 3 टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं। जब भी मेरा वोल्केनिक eruption हुआ, कूलिंग ऑफ मैग्मा से लावा बनता है, और लावा जब और भी कूल होता है तो रॉक बनती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक फिर जब वेदरिंग होती है तो सेडिमेंट्री बनती है, और इग्नियस और सेडिमेंट्री को जब एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर पे हम सब्जेक्ट करते हैं तो मेटामॉर्फिक बनती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनके एग्जांपल्स पढ़ लेना। आगे आओ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक। इसमें आप पढ़ोगे अल्फ्रेड वेगनर ने सीडीटी दी पेंगे वाला पूरा कॉन्सेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक में पूरा पढ़ोगे आप कि कौन सी मेजर प्लेट है, कौन सी माइनर प्लेट है, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, वोल्केनोस क्यों आते हैं। इसी में वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक पढ़ लोगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ लोगे, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी जियोमॉर्फोलॉजी की। इसके बाद आ जाएगी भाई तीसरी सब्जेक्ट तुम्हारी, तीसरा टॉपिक ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसी तरीके से मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से गैप्स एसएसबी में बहुत मस्त तरीके से आपको पूरी ज्योग्राफी कराता हूँ। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो भैया आगे मैं आपको एक सरप्राइज और आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। तो ओशियनोग्राफी में जब आप आओगे तो ओशियनोग्राफी में सैलिनिटी से क्वेश्चन पूछता है कि भैया ओशियन जो है सैलिनिटी कैसे, अलग अलग जगह पे सैलिनिटी डिफर करती है, और कौन कौन से सॉल्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं, ये सारी चीज आप बात करोगे। उसके बाद टाइड्स एंड वेव्स से क्वेश्चन पूछेगा, टाइड्स क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड द मून। वेव्स क्यों आती है, ओशियन करंट्स, कोल्ड करंट कौन सा है, वार्म करंट, कोरल्स क्या है, यूएन क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। इसमें बता था तुम्हें भैया टेरिटोरियल जोन क्या है, कंटेजियस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इसके अलावा आएंगे भाई आगे, इसके अलावा आएंगे आगे तो फिर आ जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी पे मैंने भैया एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए कंपाइलेशन बना रखा है। नोट्स चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया फॉलो द गैप्स एसएसबी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आते हैं जरा मेन मुद्दे पे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आएंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोग्राफी में क्या पढ़ोगे, सबसे पहली चीज सर फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास, ठीक है, फिर डिफरेंट आपके पार्ट ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, जैसर हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय में समझो काराकोरम, लद्दाख, दासकल, और आपकी माउंट वो जो कैलाश रेंज है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज। फिर समझोगे ग्रेटर हिमालय, जहां पे वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक सारी की सारी पाई जाती है, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे माउंट मकालू हो, चाहे माउंट बंसालू हो, ठीक है, ये सारी आपको मिलेंगी वहां पे देखने को। उसके अलावा फिर आओगे आप, समझोगे कि भी आपके जो लेसर हिमालयाज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उनको पीर पंजल बोल देते हैं, कश्मीर में उत्तराखंड में अलग नाम दे देते हैं, और आपके हिमाचल प्रदेश में अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। धौलाधर रेंज है, कहीं मसूरी रेंज है, कहीं नागदब्बा रेंज है, और जैसे ही वो नेपाल में आते हैं उन्हें महाभारत रेंज कहते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं विद द काली रिवर। फिर उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक अगेन कंटिन्यूअस है, वो आपके नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, डाफला एबोर,
ठीक है, डीएमएम से याद होंगी आपको ये डाफला मेरी एबोर मिश्मी, इन सब के बारे में पढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, पूर्वांचल हिमालयास के बारे में पढ़ना है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ना है। डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट फ्रॉम द सतपुरा कैसे बनता है, ये सारी चीज आपको अच्छे से करनी है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, विंध्या की, सतपुरा की कौन सी है, कहां से कौन सी लेक निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन सी आपकी लेक नहीं सॉरी रिवर निकल रही है, ये सारी चीज आप इसमें पढ़ लोगे। फिर जब आप लास्ट में आओगे तो आपको इंडियन आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है कि भैया अंडमान एंड निकोबार क्या है, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, और निकोबार आइलैंड और आपका मालदीव के आइलैंड के बीच में कौन सा चैनल है, या म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, हमारे वोल्केनोज बैरन आइलैंड और नारकोंडम कहां पर मिलते हैं, पोर्ट ब्लेयर कौन से पार्ट में आता है अंडमान के। फिर लक्षद्वीप के बारे में सेम चीज आप पढ़ लोगे। उसके बाद आ जाओगे भाई ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट रिवर हिमालयन की आपकी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ोगे। इंडस के बारे में आपको समझ में आएगा इंडस, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी रिवर आपको पढ़नी है। आपकी सतलज जो है कौन से पास से एंटर कर रही है, रोहतांग पास से कौन सी 2 इंपॉर्टेंट रावी रिवर और ब्यास रिवर आपकी निकल रही है, इस तरीके से आप सारे का सारा पढ़ोगे। उसके अलावा जब गंगा पे आओगे तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, ये सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी। राइट बैंक पे आओगे तो सोन पढ़ोगे भाई आप, ठीक है, सोन नदी पढ़ोगे, दामोदर रिवर पढ़ोगे, इसके बाद यमुना रिवर पढ़ोगे, फिर यमुना की पढ़ लेना, चंबल, केन, बेटवा, सिंध, ये सारी आपकी यमुना की वो हो जाएंगी। फिर ब्रह्मपुत्र पे आते हो, ब्रह्मपुत्र की भैया लोहित, लोहित, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी आपकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। और मजूली आइलैंड वो बनाते हुए आती है, मेघना के नाम से घुसती है, और गंगा आती है उधर से, सॉरी ये दोनों मिलकर के मेघना बनती है और फिर सुंदरबन डेल्टा में गिर जाती है। तो ये पूरा खत्म। फिर नीचे आना, नीचे भाई महात्मा गांधी से शुरू करना, तो महात्मा से आपकी कौन सी महानदी, जी से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर है। और फिर लास्ट में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ लेना। आगे बढ़ना भाई, क्लाइमेट की बात करेंगे इंडिया के, थोड़ा कंसेप्चुअल है, बट अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी। फिर वेजिटेशन आप पढ़ोगे कि भैया डिफरेंट डिफरेंट कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं इंडिया के अंदर, और वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब तुम क्लाइमेट पढ़ चुके होगे, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, और जब तुम फिजियोग्राफी पढ़ चुके होगे कहाँ पे किस टाइप का लैंडफॉर्म आता है इंडिया में। सॉइल्स पढ़ोगे भैया, डिफरेंट डिफरेंट एलुवियल सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल, बाय ब्लैक सॉइल को हम क्यों बोलते हैं, वोल्केनिक ओरिजिन की है, और इंडिया में वोल्केनो तो है ही नहीं डेक्कन प्लेटू में, फिर कहां से आ गया, तो यूनियन आइलैंड के कॉन्टेक्ट में था, ये सारी चीज आप पढ़ लोगे। फिर एग्रीकल्चर पढ़ लेना भाई, एग्रीकल्चर में राबी, खरीफ, इन सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया तो बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन है, इसका कुछ डेफिनेशन है, नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया, उससे सवाल पूछता है आपका। उसके अलावा डिफरेंट कैश क्रॉप्स कौन सी आपकी सबसे ज्यादा, इंडिया किसका एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सी स्टेट किस क्रॉप की मेजर प्रोड्यूसर है। उसके अलावा बढ़ेंगे भाई आगे, इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ लेना। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया में सबसे ज्यादा, जैसे यूरेनियम कहाँ मिलता है, जादूगढ़ा माइन झारखंड में मिलता है। उसके अलावा थोरियम कहाँ मिलता है भाई, केरला के अंदर मिल रहा है हमें। गोल्ड का सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, कर्नाटका के अंदर मिल रहा है। इस तरीके से और इंपोर्टेंट माइंस वगैरह पढ़ के और आप आगे बढ़ जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लैंड, एयर, वाटर तीनों पढ़ोगे। लैंड की जब बात करेंगे तो सिर्फ इसमें मेजरली बॉर्डर्स पढ़ोगे, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, किसने बनवाया था, इन सारे फंडों को पढ़ोगे। कैसे मार्किंग करते हैं हम नेशनल हाईवेज की, वो इसमें पढ़ोगे। फिर उसके बाद रेलवे पे आ जाओगे तो रेलवे में सवाल पूछता भी कि नैरो गॉज और आपकी 3 हमारी गॉजेस में डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, जो 2 पटरी होती है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पढ़ोगे। उसके बाद डिफरेंट हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना, रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सेंट्रल कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये सारे। फिर इंडियन, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, इससे सिर्फ 30% क्वेश्चन आएंगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। मेजर क्वेश्चन आपके फिजिकल और इंडियन से पूछता है, बट सवाल यहाँ से भी पूछता है। और जब इतना पढ़ लोगे तो ये मुश्किल से 3 से 4 दिन का गेम बचेगा, 2-2 घंटे पढ़ के इसको भी खत्म कर देना। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ स्क्रीन पर डाल रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पता लग जाएगा। चलिए, इसके अलावा गाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि राइट नाउ आई एम मेंटरिंग द स्टूडेंट्स विद गैप्स एसएसबी, और वहां पे मैं आपकी जीएस की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ भाई, ठीक है, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, वहां पे सारी सब्जेक्ट्स मैं आपको खुद कराता हूँ। और हम गैप्स एसएसबी में हमने प्लान करा है बहुत अच्छी तरीके से कि भाई लास्ट टाइम पे, और उतना भी लास्ट ना हो कि लोग बोल देते हैं उसको क्रैश कोर्स, कि हम अगर एग्जैक्ट टाइम पे अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम का हमारा सिलेबस है, तो करीब करीब 2 से ढाई महीने का हमारा सिलेबस बनता है अगर हम डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हैं। तो मी अलॉन्ग विद माय टीम, ठीक है, फ्रॉम द गैप्स एसएसबी, आपको गुड न्यूज है भाई कि हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 फेब। और 1 फेब से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। मेजर डिटेल्स जानने के लिए भाई दिए हुए नंबर्स पे थोड़ा जूम कर लेना, 8826899232, या आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट है कि आप कॉल करो। तो 1 फेब से वी आर गोइंग टू लॉन्च अ बैच, और बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हमें इसमें लेने हैं, और बैच इज गोइंग टू बी ऑफलाइन इन दिल्ली। ऑफलाइन बैच रहने वाला है भाई आपका दिल्ली के अंदर। अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो हॉस्टल फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड। उसके साथ साथ ऑफलाइन बैच है, 1 फेब से हमारा स्टार्ट होने वाला है, चलेगा कब तक, टिल योर एग्जाम, आपके एग्जाम तक हम आपको गाइडेंस करने वाले हैं। सारी क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी। कितना कोर्स रहेगा, 4 आवर पर डे, 4 घंटे पर दिन के हिसाब से आपकी क्लासेस रहेंगी,
जिसमें आपको भैया संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट विल बी असेस्ड बाय ऑल द फैकल्टीज। संडे को आपके सारे मॉक टेस्ट का असेसमेंट होगा और उससे आपको बताया जाएगा कि भाई आप कहाँ लैग कर रहे हो, कैसे कैसे आप और इंप्रूव कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच देन यू कैन जस्ट रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स इतना बस कि आपको सही डायरेक्शन में सही चीजें पढ़ा दी जाएंगी, बाकी की मेहनत करना आपके हाथ में और आपका काम रहता है। बिकॉज इट्स ऑलवेज नॉट लाइक मैं अगर आपको 100% भी चीजें बता दूं जब भी बहुत अच्छे पेपर नहीं निकाल पाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर फोकस ऑल्सो। तो अगर आप हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। 15 to 20 सीट्स सिर्फ अवेलेबल है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था आपकी स्ट्रेटजी के लिए, तो मैंने इसमें बता दिया है और आई डोंट नो कुछ सीट्स अब तक फिल भी हो चुकी होंगी। आगे चलते हैं भाई, बायो अब आते हैं साइंस पे। साइंस का सिंपल फंडा भाई, सिंपल फंडा क्या है मालिक? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो, जिंदगी जी लो। ठीक है, पूरी जिंदगी आपकी एनसीईआरटी पे टिकी है व्हेन इट कम्स टू सीडीएस। एनसीईआरटी कौन सी सर? 9th एंड 10th। और 9th एंड 10th की एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी नहीं है आपको। जब मैं पेपर देता था, क्वेश्चन पूछता था कि भाई पल्स ऑफ ऑयस्टर आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, तो मुझे याद रहता था कि एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज पे ऊपर वाले पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में दे रखा था। मतलब क्या है कि आपको कम से कम 5 से 6 रीडिंग मारनी है इसकी पेपर से पहले। एक एक लाइन में एक एक फैक्ट छुपा हुआ है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, आपकी केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में बिल्कुल भी एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है, सारे चैप्टर्स डेडिकेटेडली आपको करने हैं। क्या सर एनसीईआरटी करने से 100% कवर हो रहा है? अगर आपको इस तरीके से मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगेन वही गैप्स एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट करो। तो मैंने अपने टाइम पे इस तरीके से बिल्कुल मस्त मस्त फ्लो चार्ट बना रखे थे एनसीईआरटी से, तो मैं फटाफट उन्हें रिवाइज करता था। और भाई मेरे को फ्री के 23 से 24 नंबर लगते हैं, सॉरी 23 से 24 क्वेश्चन फ्री के, जो सीधे एनसीईआरटी से 24 से 25 क्वेश्चन आपको पूछेगा सीधे। और अगर एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो आपकी बल्ले बल्ले पेपर में असली यही होनी है। 30 क्वेश्चन आएंगे एकदम सीक्वेंस से मस्त, उसमें से 24 से 25 आपको आते होंगे, बाकी 5 में से 2-3 आप अपना दिमाग लगा के कर लोगे, 2 को हमें करना ही नहीं, बात खत्म। इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी देम, वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, सचिन मस्के से पढ़ सकते हो, बट अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली तो आप फटाफट निपटा दोगे। तो सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, डायवर्सिटी, डिजीज, सारे चैप्टर भाई आपके 9th और 10th से करने हैं आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिटेज, इवोल्यूशन, ब्लड ग्रुप्स, स्केलेटल सिस्टम और बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस इसको देख लेना जहां भी आपको थोड़ा सा डेटा मिल जाए। 13 से 14 घंटे बायो में लगेंगे आपको भैया। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री अगेन अपने नोट्स बना हुआ है, कहां से? एनसीईआरटी से। एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़नी है, जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिख दिया वो एकदम जबरदस्त खतरनाक चीज है। किसी भी केमिकल का नाम किसी भी एक्टिविटी में किसी भी कोने में गूगल करके सब समझना। मैटर, सॉल्यूशन एंड क्लोराइड्स एंड सेपरेशन, इसमें सेपरेशन टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ऐसे भैया केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी सिर्फ एनसीईआरटी करने से। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछता है अगर आपको चाहिए तो, मैंने सिर्फ एक केमिस्ट्री ऐसी है जिसमें 2-4 क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से आपके कुछ नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं। इफ यू वांट देम, अगेन सेम चीज, गैप्स एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे आओ। चलो, उसके बाद फिजिक्स सेम आपको भैया एनसीईआरटी से करनी है, इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बना के। दीज आर द नोट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स जो मैं क्लास में कराता हूँ। तो इस तरीके से प्रॉपर, जिससे आप एग्जाम टाइम पे जाओ, आपको लिखने में याद हो, दूसरी तीसरी रीडिंग में याद हो, और आप सारे क्वेश्चंस बना पाओ। मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन भैया एप्पल गिरती है उन पे, ग्रेविटेशन हो गया, केपलर की लॉ पढ़ लेना इसमें, कि केपलर की लॉ क्या मतलब है, साउंड पढ़ लेना, लाइट पढ़ लेना, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है बट पढ़ लेना। इसमें अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, किस वेव का क्या यूज है, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, ये सारी की सारी आपको समझ आ जाएंगी। देन कम्स इज योर पॉलिटी। फिर आपके ये 2 सब्जेक्ट जब 1 महीने में आप कंप्लीट कर लेते हो, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटी, एंड पॉलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट भाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉलिटी पढ़ता हूं, थोड़ी मेहनत तो लगती है बट मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का एक ऐसा सोर्स है हमारे पास। ठीक है, अब ज्योग्राफी साइंस का बता दिया मैंने, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना। आपको 11th एंड 12th जो मैंने यहाँ एनसीईआरटीज डाल रखी हैं, यू कैन गो थ्रू देम, बट इसके अलावा बहुत सारे नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसमें प्लीज नोट्स ले लेना मेरे से। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ते रहना। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले एनसीईआरटी, फिर आ जाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ नहीं, किसी के नोट्स नहीं, किसी की बात नहीं सुननी, सीधे जाना है लक्ष्मीकांत अथानी पढ़ने लग जाना है। लक्ष्मीकांत सर बहुत ब्रॉड है, समझ नहीं आता कहां से शुरू करना, कैसे पढ़े। 2 मिनट देना मेरे को, मैं समझाता हूँ। आओ, सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले पढ़ोगे भैया आप एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अगर आप सीधे पहले चैप्टर से आपने शुरू कर दिया, आपको कभी मजा ही नहीं आएगा। पॉलिटी पढ़ने में बहुत खतरनाक दे रखा है पहला चैप्टर, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें। एग्जीक्यूटिव में भैया 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। चैप्टर्स बता रहा हूं सारे। चैप्टर नंबर 1 कौन से शुरू करोगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव में भाई 5 बंदे आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। इन पांचों के बारे में पढ़ जाओ सबसे पहले। ठीक है, जैसे ये तुम्हारे खत्म होंगे स्टेट में आओ। गवर्नर, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, गवर्नर अपने आप समझ में आ जाएगा। देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि गवर्नर आल्सो एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बट प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। क्यों है वो अपने आप लॉजिक समझ आ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट में होती नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ जाओ, पीएम की जगह पढ़ जाओ सीएम, और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। बात खत्म। एग्जीक्यूटिव कंप्लीट। एग्जीक्यूटिव से भर भर के सवाल मिलेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो, आ जाओ भैया लेजिस्लेचर पकड़ लो। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए हर एक टॉपिक की तो बता देना भाई। ठीक है, यू कैन रीच आउट टू मी और बता सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा। यहाँ थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे लिए, हालांकि फिर भी मैं आपको इतना देके जाऊंगा जो समझने वाला होगा यही समझ जाएगा। लेजिस्लेचर में आओगे भाई, सबसे पहले पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट पढ़ते ही छोड़ मत देना चैप्टर। पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज भी पढ़ लेना बालक। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट पार्लियामेंट खत्म होते ही आपको अपने आप हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। बस ये समझ लेना कि भाई अगर आपको हमारी सारी स्टेट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ 6 को छोड़ के। जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कौन कौन सी आती है, यूपी आता है, बिहार आता है, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपके कर्नाटका और महाराष्ट्र। अगर काउंसिल नहीं बनानी हो किसी स्टेट में, उसे पार्लियामेंट बनाता है। कैसे इलेक्शन होते हैं काउंसिल के और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में और इसके इलेक्शन में क्या क्या फर्क है, सीट्स का क्या फर्क रहता है, सिर्फ इतना पूछता है। इसके अलावा लेजिस्लेचर खत्म होती है, आना भाई जुडिशरी। जुडिशरी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आ जाएगा यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले भाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पावर कौन कौन से जुरिडिक्शन है और क्या क्या चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में कौन कौन सी रिट्स है, टॉपिक खत्म। हाई कोर्ट। तीसरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इतना पढ़ के छोड़ मत देना भाई, ट्रिब्यूनल से भी एक सवाल पूछ लेता है, 2 पेज का चैप्टर है ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के वगैरह पढ़ोगे इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ते ही कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आएगा आगे, वो पढ़ लेना। एक नजर पीआईएल को दे देना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, बस खत्म। जुडिशरी खत्म हो गया आपका। आगे बढ़ोगे आप, आगे आता भी आपका एक टॉपिक जिसको कुछ भी बोल रहा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली हमारे उसमें मेंशन किया हुआ है, बट इसमें टॉपिक्स बता देता हूं। इसमें एक टॉपिक है भाई फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें पढ़ते ही आपको एकदम मक्खन समझ आ जाएगा, ये दिमाग लगाना ही नहीं है, रटना ही नहीं पड़ेगा कुछ। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको सीधे समझ आ जाएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, कि सर वेयर देयर इज डिमार्केशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, व्हेन पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट स्टेट इज नोन एज फेडरल स्टेट। बट इंडियन फेडरल स्टेट इज स्लाइटली लीनिंग टुवर्ड्स द यूनियन। तो यहां समझ में आ जाएगा कि भैया 3 लिस्ट है जो 7 शेड्यूल में आती है, उनके ऊपर क्या क्या चीजें, किन चीजों पर कौन लॉ बना सकता है। इसी में एक टॉपिक आ जाता है भाई सेंटर स्टेट रिलेशन। सवाल क्या पूछेगा भाई सेंटर स्टेट रिलेशन से, कमीशन पर सवाल पूछता है। पुंची कमीशन क्या है, सरकारिया कमीशन क्या है, किसने क्या बोला और कौन कौन कहां लॉ बना सकता है, बस। और इसी में आ जाएगा एक इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 356 और 356, और आप पढ़ लोगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना खत्म होगा, बैक टू वर्क। अब इतना थोड़ा लाइट हो गया इस चैप्टर में हम, अब आते हैं फिर से हैवी होने। तो यूनिट 1 उठा लेना सीधे, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पढ़ोगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद सीधे पढ़ना फंडामेंटल राइट, फिर पढ़ना डीपीएसपी, फिर पढ़ना फंडामेंटल ड्यूटी, फिर पढ़ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में बच जाएगा सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेना भाई, सिटीजनशिप और आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर उसमें आर्टिकल 2 में आओगे, उसमें पार्लियामेंट की पावर बताता है कि जो एक्जिस्टिंग स्टेट नहीं हम फ्यूचर में एक्वायर करते हैं, उसके ऊपर लॉ बनाने का अथॉरिटी पार्लियामेंट की है। और अगर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टेट है उन्हें डिवाइड करना है तो पार्लियामेंट की अथॉरिटी। 2, 3, 4 आर्टिकल मोटा मोटा पढ़ लेना। फिर भाई अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका टॉपिक कंप्लीट जैसे ही होता है फिर भैया आप आगे बढ़ जाते हो और आपको सीधे जाना है पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 73rd एक्ट पार्ट 9 ऐड करा इसने। बस विमेन को 1/3 रिजर्वेशन है इसमें, कैसे इलेक्शन होता है सब कुछ। बस पंचायत से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, म्यूनिसिपैलिटी से पूछता है कम, म्यूनिसिपैलिटीज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद भाई स्पेशल प्रोविजन नाम का एक चैप्टर है फॉर डिफरेंट स्टेट, आर्टिकल 243। उसमें बस देख लेना, सीधे पूछ लेता है भैया नागालैंड का और इसका कौन सा आर्टिकल है। इसके अलावा 6 शेड्यूल स्टेट्स,
AMTM, और बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पूरी पॉलिटी की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके आर्टिकल, इलेक्शन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, खत्म पॉलिटी। तो इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ आएंगी, तुम्हारी खत्म होगी, वरना तुम लगे ही रह जाओगे इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी। आगे बढ़ेंगे भाई, इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो वेटेज है वो थोड़ा सा रिसेंटली इंक्रीज करा है, थोड़ा सा रिसेंटली इंक्रीज करा है। पढ़ना कहां से है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ो सबसे पहले, क्लास 12 की, उसी से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। और फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की ग्लॉसरी पढ़ लेना, सिर्फ जो उसमें डेफिनेशन दी हुई है उसमें से पूछ लेता है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, अलग अलग फिलिप्स कर्व क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डायरेक्ट डेफिनेशंस भी पूछता है। और इसके बाद आप करंट जब पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक्स के न्यूज पढ़ते रहना। इसके अलावा अगर आपको और प्रीसाइज पढ़ना है, और प्रीसाइज पढ़ना है, तो थोड़ा सा पहले लूसेंट हो गया, या ओसवाल की बुक हो गई जो बेसिकली एफकैट वगैरह के लिए आती है, उससे भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद मैक्रो पढ़ सकते हो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं इकोनॉमिक्स के, अगर आपने पढ़ी है तो। लास्ट में आते हैं भाई हिस्ट्री। लास्ट में आते हैं भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे हम पे टाइम बचा बचा नहीं बचा, कोई श्योर नहीं है, ठीक है, टाइम बचा बचा नहीं बचा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कितनी सब्जेक्ट कर लिया करंट में लाके, 5 सब्जेक्ट कर लिया, बहुत एनफ होती है 50 नंबर लाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर टाइम बचता है तो बस मेरा टारगेट रहेगा, मैं क्लास 12th की 1 2 3 ये पढ़ करके चले जाऊं। ये मेरे कुछ नोट्स भी हैं, अगेन सेम चीज अगर आपको चाहिए तो, ठीक है भाई। तो 1 2 3 पार्ट आपको एनसीईआरटी थीम्स के पढ़ने हैं, सिर्फ इतना ही टाइम आपके पास, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले पेपर के लिए जब पेपर निकाल के जाओ तो स्पेक्ट्रम पढ़ते जाना, बात खत्म, हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने बताई दी है, मंथली मैगजीन पढ़नी है हमारी, गैप्स एसएसपी की भी पढ़ सकते हो, और भैया आपको साथ के साथ लेकर के चलना है। इंग्लिश डेली 2 घंटे आपको पढ़नी है, कोई भी आप बुक पकड़ सकते हो, चाहे एसपी बख्शी हो, नीतू मैम की कोई बुक हो। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो। और मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतना फायदा, जितनी प्रैक्टिस उतना फायदा, जहां गलती वही रूल। ये नहीं कि भैया नाउन के 151 रूल की किताब खरीद लाया हूं मैं, नाउन पे ऐसा डूब जाऊंगा, जिंदगी का रस हमेशा सिर्फ नाउन में ही है, पूरी नाउन रट लूंगा, कभी सवाल नहीं होगा, नाउन में ही लगे रह जाओगे, ठीक है। इंपोर्टेंट रूल्स पढ़ के सीधे क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ो पढ़ो उसको, क्वेश्चंस करो, जो भी समझ नहीं आ रहा फिर से देखो रूल, फिर उसको रिवाइज करो, रिवीजन एंड क्वेश्चन, रिवीजन एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन में गलती तुरंत रिवीजन, क्वेश्चन में गलती तुरंत रिवीजन, दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी। कहां से क्वेश्चन पूछता है मैंने थोड़ा सा एक ग्लिम्स डाल रखा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहली चीज है इसमें, सबसे पहले मॉक्स लगा लो भाई, अगर किसी ने नहीं लगाए हैं पिछली साल के 2 से 3 पेपर, उसमें एनालाइज कर लो कि आपका स्कोरिंग एरिया क्या है इंग्लिश का, कहाँ सबसे ज्यादा तुम लैग कर रहे हो। और जैसे ही तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी तो वो तुम्हें बहुत ईजी कर देगा इंग्लिश का स्कोर। और इसीलिए हमेशा याद रखना 75 इज शुड बी योर टारगेट हियर। और जितना मैंने बताया उतनी जीएस पढ़ के जाते हो, 50 से 55 नंबर कोई आपके रोक नहीं सकता है। दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉर द 3 मंथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से लग जाओ भैया इस चीज पे। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी मैंने आपके लिए डाल रखे हैं, ठीक है, कि कैसे उनको फायदा हुआ है बाय फॉलोइंग दीज स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग। यहाँ देख सकते हो तुम, मुझे वैसे ज्यादा वो नहीं है, हटाओ इनको, तुम समझ ही गए होगे अभी मेरी बातों से कितना है कितना नहीं। तो भैया सबसे पहले इसको ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट, और लग जाओ काम पे। जितना टाइम बचा है उसमें सारी की सारी चीजें कर लो। एडिशनली फिर से कहूंगा, अगर प्रॉपर गाइडेंस से आपको ये करना है कि भैया बस बैच में आपको क्या हेल्प हो जाएगी कि डेली आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स, हार्ड कॉपी, सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको फैकल्टी मिल जाएंगी, तो आप वहां पे इजीली वो चीज कर सकते हो। बट इट डजंट मीन कि आप सेल्फ स्टडी से चीज नहीं कर सकते। तो जो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी से करो, जो हमारे साथ मिलकर के करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप आइए हमारे साथ भी करिए। तो इतना ही बस बताना था तुम लोगों को भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन हु इज अपियरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम ऑन 12th April 2026। बाय एवरीवन, जय हिंद बॉयज।